हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी की सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक में पहला अध्याय हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। दोस्तों, यह अध्याय में दूसरे पार्ट में आज हम पेज नंबर 7 से पेज नंबर 11 पर जो इंफॉर्मेशन दी है उनको बेस बनाते हुए और साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उनको ऐड करके एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, और यह वीडियो किसके लिए यूजफुल है? तो जो बच्चे कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके सिलेबस में दोस्तों मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन इतिहास है, तो यह वीडियो आपको देख लेना चाहिए। चलिए स्टार्ट करें। तो पहला अध्याय है हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। और दोस्तों, यह वीडियो का दूसरा पार्ट है। कल हमने इस अध्याय का पहला पार्ट लॉन्च किया था। चलिए स्टार्ट करें। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 और 1750 के बीच के हजार वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। क्या दोस्तों? सन 700 और 1750 के बीच के हजार वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट। इमेज में आप देख सकते हैं, सिंचाई में रहट का इस्तेमाल होता था, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों। आग्नेयास्त्रों किसे कहा जाता है? बारूद वाले हथियारों को आग्नेयास्त्रों कहा जाता है। तो दोस्तों, यह काल में सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल होता था। और इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, जैसा कि आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी का इस्तेमाल खाने में शुरू हुआ। क्या दोस्तों? खाने पीने में एक नया क्रेज भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी का। अब चलिए कुछ क्वेश्चन में आपके सामने रखता हूं, आंसर बताइए। सबसे ज्यादा उन्नति कब हुई? दोस्तों, किस काल में सबसे ज्यादा उन्नति हुई? सन 700 से 1750 की समयावधि के 1000 वर्षों में सबसे ज्यादा उन्नति हुई। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन, 700 से 1750 ईस्वी सन के बीच नई प्रौद्योगिकी के दर्शन किसमें हुए? तो मैंने आपको बताया कि 700 से 1750 ईस्वी सन के बीच नई प्रौद्योगिकी के दर्शन सिंचाई में रहट का इस्तेमाल हुआ। तो दोस्तों, यहाँ भी नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हुआ। कताई में चरखे का इस्तेमाल किया गया। युद्ध में बारूद वाले हथियार यानी कि युद्ध में आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किया गया। तो सही आंसर बनेगा उपरयुक्त सभी में न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। कब? ईस्वी सन 700 से 1750 की समयावधि के बीच। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सन 700 से 1750 के बीच कौन सा खान पान आया? तो दोस्तों, यह समयावधि में आलू भी आया, मक्का भी आया, मिर्च भी आया। तो उपरोक्त सभी दोस्तों यह समयावधि के बीच खान पान में आए। सही आंसर है ऑप्शन डी। मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? तो मैंने आपको इमेज भी बताई थी। रहट का इस्तेमाल मध्यकाल में किस कार्य के लिए किया जाता था? रहट का इस्तेमाल दोस्तों किसके लिए? सिंचाई के लिए किया जाता था। सही आंसर है ऑप्शन ए। और यहां मैंने आपको रहट का चित्र भी दिखाया, एक बार फिर से देख लीजिए। ए रहा रहट। रहट का इस्तेमाल सिंचाई के लिए होता था और यहां पर लिखा है सिंचाई में किसका इस्तेमाल पॉसिबल हुआ? रहट का इस्तेमाल पॉसिबल हुआ। सही आंसर है रहट, यानी कि सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक साधन। आगे बात करें, ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल भी रहा। अध्याय 5, 6 और 7 में आप इनमें से कुछ के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अध्याय 5 हम पढ़ चुके हैं और इसी टॉपिक पर अध्याय 6 और 7 में यदि बात आती है तो हम उनके बारे में बात करेंगे। एक बार फिर से पढ़ लो
कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल भी रहा। अध्याय 5, 6 और 7 में इसके बारे में और भी जानकारी दी गई है। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। क्या दोस्तों, हमारे भारत जैसे उपमहाद्वीप में अपने करियर गढ़ने के लिए पूरी संभावना थी। एक बार फिर से पढ़ो कि इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्रा करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। राजपूत शब्द दोस्तों राजपुत्र से निकला है और राजपुत्र का मीनिंग होता है राजा का पुत्र। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। चलिए आंसर बताइए, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, बाद में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम है राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। यह राजपूत शब्द 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। चलिए अब आंसर बताइए, राजपूत कौन से वर्ण में होने का दावा करते हैं? तो राजपूत दोस्तों क्षत्रिय वर्ण में होने का दावा करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी। राजपूत के बारे में आगे बात करें तो राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। दोस्तों राजपूत में केवल राजा ही नहीं बल्कि सामंत वर्ग ही आता था, उनके साथ साथ वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। कौन? कवि और चारण राजपूतों की आचरण संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मध्य काल में समाज के अंदर एक नए वर्ग का विकास हुआ, राजपूत का। निम्नलिखित में से कौन कौन से समूह यानी कि वर्ग इसमें शामिल है? तो निम्नलिखित में से कौन कौन से वर्ग राजपूत में शामिल है? सामंत, तो दोस्तों राजाओं के साथ साथ सामंत भी राजपूत में है, सेनापति और सैनिक भी। तो हमारा आंसर बन जाता है उपरयुक्त सभी 1, 2 और 3, यह तीनों वर्ग इस समूह में यानी कि राजपूत समूह में शामिल है। आगे बात करें तो इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ। कायस्थ किसको कहा जाता है? मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति को कायस्थ कहा जाता है। तो इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ आदि समूहों ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान भी छोड़ना पड़ा था। क्या दोस्तों? इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। और दोस्तों यहाँ एक शब्द आया पर्यावास। तो पर्यावास किसको कहा जाता है? इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। दोस्तों पर्यावास का संबंध किन से है? तो इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। आंसर बताइए।
लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति को क्या कहा जाता है? तो मैंने आपको 2 बार पढ़ के बताया था कि लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति को कायस्थ कहा जाता था। सही आंसर ऑप्शन डी। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे। क्या हुआ? कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। क्या हुआ कि कुछ वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। आंसर बताइए। मध्यकाल में कुछ वनवासी क्या बन गए? मध्यकाल में कुछ वनवासी क्या बन गए? कुछ वनवासी बन गए कृषक, किसान बन गए। सही आंसर ऑप्शन सी। और परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का काम भी कर लेते थे। यानी कि किसान वर्ग में दोस्तों 3 और समूह हो गए कि किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। यानी कि जाति के आधार पर, काम के आधार पर विभिन्न वर्गों का निर्माण हुआ क्या कि जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और, यानी कि एक जाति के लोग ही क्षेत्र के अनुसार जुदा जुदा दर्जा प्राप्त कर लेते थे। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। आंसर बताइए। मध्यकाल में जाति व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 सेंटेंस दिए हैं और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलो पढ़ो। लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे। पहला कथन बिल्कुल सही। व्यवसाय के आधार पर व्यक्ति को समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। यह कथन भी बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया कि व्यवसाय, पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। तो दूसरा सेंटेंस भी बिल्कुल सही। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही। आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। और अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। क्या? अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन भी होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। क्या दोस्तों? अपने जातियों के नियमों का तो पालन करना पड़ता था, लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का भी पालन करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन भी होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर ही होती थी। आंसर बताइए।
मध्यकाल में जाति व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक बार फिर से दो सेंटेंस और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाइए। जाति पंचायत नियमों का पालन करवाती थी, यह कथन बिल्कुल सही है। जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी, यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो एक बार फिर से सही आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही है। और इस अनुभाग में जो प्रौद्योगिकीय, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन वर्णित है, इनमें से कौन कौन से परिवर्तन आपकी समझ में, आपके शहर में या आपके गांव में सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन रखकर दोस्तों एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में आपको सोचने के लिए कहा गया है। आगे दोस्तों क्षेत्र और साम्राज्य की बात करें तो अध्याय 2 में चोल के बारे में हमने पढ़ा था, अध्याय 3 में तुगलक वंश के बारे में पढ़ा था, अध्याय 4 में हमने मुगल सत्ता के बारे में पढ़ा। तो जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। याद रखना, ये तीनों अध्याय से जुड़े हुए वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। बहुत ही डीपली मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया है, विथ क्वेश्चन पढ़ाने का प्रयास किया है। तो ये सभी वीडियो भी आप देख लीजिए, 3 या 4 पार्ट में बटे होते हैं एक अध्याय के 3 या 4 वीडियो अवेलेबल है। ओके, दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल और उनकी प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 को आप देख लीजिए। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक आपके पास है, तो यह दोस्तों प्रशस्ति के लिए अध्याय 2 को देख लीजिए। तो एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। किसको? सुल्तान गयासुद्दीन बलबन को एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी यानी कि गज्जन तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत यानी कि द्रविड़ भी आ जाता था। आंसर बताइए, दिल्ली के किस सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है? तो नाम है सुल्तान गयासुद्दीन बलबन को उनकी एक प्रशस्ति संस्कृत भाषा में मिली है, और यह प्रशस्ति में उन्हें एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। आंसर बताइए, दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का शासन पूर्व में कहां तक फैला था? तो मैंने आपको बताया, पूर्व में बंगाल के गौड़ तक फैला था, और दोस्तों पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला था, और यहाँ नीचे दक्षिण में द्रविड़ यानी कि तमिलनाडु तक फैला था। ओके, सही आंसर ऑप्शन ए। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। दोस्तों यह संस्कृत प्रशस्ति में बताया गया है कि गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग दोस्तों गयासुद्दीन बलबन की सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश करने में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते थे। और दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में रखा गया है कि आप क्या समझते हैं, शासक ऐसे दावे क्यों करते थे? यह क्वेश्चन आपके लिए सोचने के लिए रखा गया है। और दोस्तों टेक्स्ट बुक में यह मानचित्र 3 भी दिया गया है, और मानचित्र 3 में क्या दिया गया है? मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत को यह मानचित्र में दर्शाया गया है। क्या दोस्तों? यह मानचित्र 3 में मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत को यह मैप में, यह मानचित्र में दर्शाया गया है। और दोस्तों यहाँ रोमन अंक में सभी प्रदेश यानी कि प्रांत का नाम लिखा गया है। तो कौन कौन से प्रांत है? एक है सिविस्तान, दूसरा है उच्छ, तीसरा है मुल्तान, चौथा है कलानौर, पांचवा है लाहौर, छठा है समाना, आगे सरस्वती, कुहराम, हांसी, दिल्ली, बदायूं, कनौज, कड़ा, अवध, बिहार, लखनऊती, जाजनगर, मालवा, गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना, तैलंग, द्वार समुद्र और माबार। दोस्तों ये सभी प्रांत को
दर्शाया गया है यह मानचित्र में। एक बार फिर से पढ़ लो कि मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अब्सर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत को यह मैप में दर्शाया गया है और सभी प्रांत के नाम भी मैंने आपके सामने पढ़े जो मानचित्र के नीचे दिए हैं। आगे भाषा तथा क्षेत्र की बात करें तो सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। क्या दोस्तों, सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश की हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। तो दोस्तों, यह अमीर खुसरो ने अपने आर्टिकल में, अपनी नोट में क्या लिखा है कि सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी, द्वार समुद्री, दक्षिण कर्नाटक में बोली जाने वाली यह भाषा थी द्वार समुद्री, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में बोली जाती थी, गुजरात में गुर्जरी, तो तमिलनाडु में मौबारी, गौड़ी भाषा बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती थी। यह किसका वर्णन है? कवि अमीर खुसरो का 1318 में किया गया एक वर्णन है, एक नोट है। आगे भी नोट आएगी, लेकिन पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्न में से किसने इस बात पर गौर किया था कि भारत देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है? तो यह गौर किसने किया था? अमीर खुसरो ने गौर किया था कि भारत के हर एक क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सही आंसर ऑप्शन डी। और आगे अमीर खुसरो ने क्या लिखा है? अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। क्या दोस्तों, अमीर खुसरो ने बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता यह संस्कृत भाषा को नहीं जानती है। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। दोस्तों, आपके लिए एक होमवर्क दिया गया है कि अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची आप बनाइए और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लेखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। जो नाम एक से है उन्हें रेखांकित कीजिए, यानी कि एक समान भाषा यह है उन्हें रेखांकित कीजिए, और जो नाम भिन्न है उनके चारों ओर घेरा खींच दीजिए, चारों ओर घेरा खींच दीजिए। ओके, आंसर बताइए। निम्न में से एक भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। निम्न में से कौन सी भाषा भारत की सबसे प्राचीन भाषा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है। और दोस्तों, एक ऐसा क्वेश्चन आपके लिए एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में रखा गया है कि क्या आपने ध्यान दिया है कि समय के साथ भाषाओं के नाम बदल गए हैं? जैसा कि हमारे गुजरात में तब गुर्जरी भाषा बोली जाती थी। कौन सी? गुर्जरी भाषा बोली जाती थी, और वर्तमान में यह गुर्जरी से बन गया है गुजराती। कौन सी भाषा बन गई है? गुजराती। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मैं आपको दूंगा। क्या अध्याय 9 में दोस्तों डीप में इसके बारे में पढ़ने को आएगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। आगे अध्याय 9 में हम पढ़ेंगे। ओके, और एक क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। दोस्तों, किन किन वंशों ने अपना एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था? तो चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश ने अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लिया था, और ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और अध्याय 4 की तालिका 1 की तुलना कीजिए। दोस्तों, अध्याय 3 भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, अध्याय 4 भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, जिसमें तालिका 1 में कौन किसका शासनकाल कब तक रहा उनके बारे में यह तालिका है। और अब से हम एनसीईआरटी की जो मैं आपको फाइल पढ़ा रहा हूँ, इनकी आपको पीडीएफ फाइल नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी। हम नीचे लिंक रख देंगे। ओके,
खलजी और मुगल वंश के शासन कितनी कितनी अवधि तक चले, वो आपको यह अध्याय 3 और 4 की तालिका को देखकर पता लगाना है कि खलजी और मुगल वंश के शासन कितनी कितनी अवधि तक चले। और 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था, फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। दोस्तों, क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, उनकी बात अध्याय 10 में दी गई है। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्र की प्रकृति बदल गई। क्या दोस्तों, 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था, फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, जिसकी बात अध्याय 10 में की गई है। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। आंसर बताइए, निम्न में से किस सदी के मुगल वंश पतन के ढलान पर था? किस सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था? तो 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। सही आंसर ऑप्शन डी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहता था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रहती थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। तो यहाँ दूसरे पार्ट को हम खत्म करते हैं। तीसरे पार्ट में अध्याय 1 खत्म होगा। कल मिलते हैं इसी अध्याय में। आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।